मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इस हफ्ते का हाल तो भाई बहुत ही बेकार हो गया है रॉ का, क्योंकि लास्ट वीक की व्यूअरशिप 1.804 मिलियन व्यूअर्स थे, लेकिन इस हफ्ते 1.641 मिलियन व्यूअर्स है। और ये भी कह सकते हैं, मैंने आपसे कहा था कि मंडे नाइट रॉ पर कोई ऐसा वाव फैक्टर नहीं लगा, ऐसा था कि सिर्फ स्टोरी लाइन की प्रोग्रेशन है, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। एंड ये मुझे अब क्लियर पता लग गया है कि वो ट्रिपल एच के आने का जो मतलब था वो बस शुरू में ही था। ऐसा नहीं है कि कुछ फैंस ने इस वजह से शो को देखना दोबारा से शुरू कर लिया कि ट्रिपल एच आ गए हैं। अल्टीमेटली टेलीविजन पर उनको क्या दिख रहा है, उनको इस बात से फर्क पड़ता है, और शायद इस हफ्ते कुछ ऐसा प्रॉमिसिंग नहीं लगा उनको, तो फिर जो व्यूअरशिप है वो नीचे आ गई। और हाँ, ये बात ध्यान रखना, ये वर्ल्ड वाइड ऑडियंस की बात नहीं हो रही होती, ये सिर्फ यूएसए की बात हो रही होती है, क्योंकि वहाँ के टीवी नेटवर्क के ऊपर, यूएसए के ऊपर कितने लोग शो को ट्यून कर रहे हैं, ये जो सारी रेटिंग्स हैं वो उसके हिसाब से होती हैं। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं एलिमिनेशन चेंबर के बारे में। कल मुझे बता देनी चाहिए थी आपके बात, वो थोड़ी मिस हो गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एलिमिनेशन चेंबर को चेंज कर दिया है। अब ये सऊदी अरेबिया के अंदर शो नहीं हो रहा जैसे पिछले साल हुआ था। मैंने आपसे ये तो कहा ही था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार फरवरी मंथ में सऊदी अरेबिया का प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं प्लान कर रही, ये प्लान है रेसलमेनिया के बाद का। और ये हमको यहाँ पता भी लग गया, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जगह ही पूरी चेंज कर दी है। मॉन्ट्रियल के अंदर, कनाडा के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल जो है नेक्स्ट ईयर एलिमिनेशन चेंबर को करवाने वाली है। ये थोड़ी बिग डील है, क्योंकि आप कह सकते हो कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी कंट्री को चेंज करती है तो वो अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि यूएसए के अंदर एक शो करना और उसको बाहर करना, डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत सारे तामझाम देखने होते हैं अपने। इवन फिर वो शो को ना थोड़ी बिगर फील भी देना चाहते हैं अगर कंट्री चेंज हो जाती है। भले ही कनाडा है, यूएसए का भाई हो गया वो, बिल्कुल ही कह सकते हो आप, जैसे हम नेपाल में ऐसे वैसे आते जाते रहते हैं वैसे ही कुछ आप समझ सकते हो। लेकिन हाँ, फिर भी कंट्री चेंज है, तो कनाडा के फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है कि एलिमिनेशन चेंबर उनको अब अपने सामने देखने को मिलेगा, जिसकी डेट 18 फरवरी की है। अब नो वे आउट की अपडेट मैंने आपको दी थी ना कि एलिमिनेशन चेंबर को बदल के नो वे आउट हो जाएगा। शायद वो बहुत आगे के प्लान्स हैं, क्या पता नेक्स्ट ईयर से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको करे। और बाकी जो सऊदी अरब का शो है वो तो अप्रैल के बाद मई में कुछ प्लान्स आ रहे हैं। और किसी ने बहुत सही कॉमेंट किया था कि भाई ये बहुत डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छा कर रही है कि वो रेसलमेनिया के बाद सऊदी का शो करवा रही है, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद बहुत ऐसा हाइप मर जाती है कि मजा नहीं आ रहा। तो अगर रेसलमेनिया के बाद सऊदी का शो है तो पता है बड़ी चीज़ें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को करनी पड़ेंगी, तो फैंस के हिसाब से भी एक बहुत और सही चीज़ है। नेक्स्ट, बूगी मैन के बारे में आपको थोड़ा सा सीन बताता हूँ। तो मैं तो आपसे कह ही रहा था, रिसेंटली बता रहा था आपको काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर, कि बूगीमैन बहुत ज़्यादा कह रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने को लेकर, उनको वापस आना है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिलहाल बम्प के शो के लिए हैलोवीन जो थीम वाला एडिशन होने वाला है वहाँ के लिए बूगीमैन को बुला दिया है। तो शायद बूगीमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस बात के लिए अप्रोच किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए फुल टाइम वाला। तो क्या पता ये चीज़ आपको टेलीविजन के ऊपर देखने को मिल सकती है, पहले बम्प के शो पर, उसके बाद क्या पता प्रॉपर फुल टाइम तौर के तरीके से जैसे पहले बूगीमैन आते थे वैसे वो दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ जाएं। कल के नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की बात करते हैं। तो यहाँ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें एडवर्टाइज हैं। ये तो मैंने आपको बताया था कि जो हैलोवीन है उसकी थीम के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरे मंडे नाइट रॉ को लेकर जाने वाली है। बट इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रॉक लेसनर शो के ऊपर आ रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे एडवर्टाइज कर रही है कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली के बीच काफ़ी सारी चीज़ें होंगी उसको प्रमोट करने के लिए, और फाइनल बिल्ड है क्राउन जूल का। और इंटरेस्टिंगली रोमन रेंज भी एडवर्टाइज हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर ट्राइबल चीफ मंडे नाइट रॉ के ऊपर आ रहे हैं तो फिर वो शो को एक अलग ही थीम दे देगा, हमको पता ही है, ऐसे हमने चीज़ें देखी हैं जब रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आते हैं। सोलो सिकोवा अपने इंटरव्यूज़ के अंदर भाई कुछ कमाल की बातें बोल रहे हैं। सबसे पहले तो एक इंटरव्यू में सवाल पूछता है कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुमको टैग टीम बनानी है तो तुम जे उसो के साथ जाओगे या फिर जिमी उसो के साथ जाओगे। तो बड़ा ट्रिक वाला क्वेश्चन ये है, लेकिन बहुत सिंपल सा आंसर दिया इसका सोलो सिकोवा ने। उन्होंने कहा मैं सैमी को पिक करूंगा। तो बहुत मस्त उनका मुझे आंसर लगा। फिर जब उनसे ये पूछा कि अगर तुम रॉयल रंबल में जीतते हो तो क्या होगा, क्या तुम रोमन रेंस को चैलेंज करोगे चैंपियनशिप के लिए, तो बहुत अलग आंसर था इसका। उन्होंने, मुझे लगा था कि शायद ऐसा हो सकता है सोलो सिकोवा का कि हाँ अपने बंदे के अगेंस्ट में उतरना पड़े तो उतर जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद से ही खुद को एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि मैं स्टेप अप नहीं करना चाहता रोमन रेंस के सामने, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये सोलो सिकोवा की जो कहते हैं ना लॉयल्टी है वो बहुत तगड़ी दिख रही है ट्राइबल चीफ के लिए। एंड देखते हैं कब तक रहती है, कितने लंबे टाइम तक रहती है। एंड ब्लड लाइन से रिलेटेड हमारी अगली अपडेट है एनएक्सटी के ऊपर। चलो मुझे इनका नाम भी लेना आ गया। रॉक की जो डॉटर है सिमोन जॉनसन, जिनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नेम है एवा रेन, आज उन्होंने क्योंकि अपने नाम को खुद प्रोनाउंस किया है, तो उन्होंने आज जो है जो गेसी की जो फैक्शन है या उनका जो बैंड है, उनका जो ग्रुप है, उसके अंदर अपनी एंट्री मार ली है। मास्क वगैरह वो पहन के आई थी। मैंने आपको रिसेंटली बताया भी था कि बहुत जल्दी अब जो एवा रेन है वो आने वाली है, और ये इतनी जल्दी आ गई। वैसे तो उनको कम्पीट वगैरह करवा रहे थे शोज़ के ऊपर कि उनकी जो ट्रेनिंग वगैरह है वो हो जाए, लेकिन अब नेक्स्ट के ऊपर वो आ गई हैं। एंड क्राउड ने रिएक्शन भी काफ़ी उनको अच्छा दिया था, क्योंकि सबको पता है आई बॉल्स काफ़ी ज़्यादा होंगी एवर रेन के ऊपर।
क्योंकि वो लिंक्ड है रॉक से, रॉक की बेटी है तो ऑब्वियसली नजर उनके ऊपर रहने वाली है। एंड आई थिंक उनके लिए ट्रैक काफी आसान होगा और ये बहुत सही एडिशन हो सकता है। अभी तो बहुत पकाने की जरूरत है एवररेन को NXT के ऊपर, पकाने से इन द सेंस कि अभी तो वो है ना आई है तो उनको ऐसे बड़े होना है, सीखना है इस बिजनेस को, तो फिर शायद वो एक सही टाइम आने पर ब्लड लाइन के लिए भी प्रिपेयर हो सकती हैं। अब ये कोफी किंगस्टन ने रैंडी ऑर्टन के बारे में क्या कहा, क्या एक कंसर्निंग बात है। कोफी किंगस्टन से उनकी सर्वाइवर सीरीज की टीम के बारे में पूछा जाता तो उन्होंने नाम लिए, जैसे कि ब्रे वायट का, कार्मेलो हेज का, ब्रॉन स्ट्रोमैन का नाम उन्होंने लिया। फिर उन्होंने रैंडी ऑर्टन की बात करी और रैंडी ऑर्टन के बारे में उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि आई डोंट नो इफ रैंडी ऑर्टन इज कमिंग बैक बट मैं रैंडी ऑर्टन को अपनी टीम में रखना चाहूंगा, यू नो द वाइपर एंड द एक्सपीरियंस फैक्टर। अब ऐसा कह के कोफी किंगस्टन क्या कहना चाह रहे हैं, क्या वो ये कह रहे हैं कि सर्वाइवर सीरीज से पहले रैंडी ऑर्टन नहीं आ रहे, या फिर वो ये कह रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन नहीं आ रहे WWE के अंदर? ये थोड़ा ऐसा कंफ्यूजिंग लगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोफी किंगस्टन ने इतना कैजुअली कहा है कि रैंडी ऑर्टन नहीं आ रहे, तो उसका मतलब शायद यही है कि वो सर्वाइवर सीरीज तक रैंडी ऑर्टन के ना आने की बात कर रहे हो। वैसे भी आपको पता है रिसेंटली मैंने आपको ये बताया था कि रैंडी ऑर्टन के बारे में बहुत कंसर्निंग बात है, उनकी जो इंजरी है वो उसका नेचर काफी सीरियस है, ऐसा हमको कुछ डिटेल्स के थ्रू पता चला है। तो कह नहीं सकते अभी क्या हो रहा है रैंडी ऑर्टन के साथ में, बट एकदम से उनका पहले तो लग भी नहीं रहा था कि वो इंजर्ड है, लेकिन वो इंजर्ड हुए और ऐसे इंजर्ड हुए कि आ ही नहीं रहे और अपडेट भी नहीं उनके बारे में कुछ। मतलब मैं आपको बताया था ना कोई सुपरस्टार इंजर्ड है कि ये टाइमलाइन होगी, इतने के अंदर वो आ जाएगा, लेकिन रैंडी ऑर्टन के बारे में पता नहीं चीज़ें छुपी हुई हैं या फिर कुछ सीरियस हैं, कुछ इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट जब पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन ऐसा भी लग रहा है आसपास तक कोई भी लग नहीं रहा कि रैंडी ऑर्टन के आने का कोई चांस है, जो कि बहुत ज़्यादा सैड बात है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम चलते हैं और स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच को साथ में हो चुके हैं 19 साल। इस बात को उन्होंने बताया इस वाले ट्वीट के थ्रू, जहां आप देख सकते हो कि वो कह रही हैं 19 ईयर्स विद द मैन ऑफ माई ड्रीम्स। ट्रिपल एच को टैग कर रही हैं और लिख रही हैं हैप्पी एनिवर्सरी और लव यू उनको लिख रही हैं, और क्राउड इसको बहुत मतलब अटेंशन भी देखो भाई, 30,000 लाइक्स हो जा रहे हैं उनके सिर्फ इस चीज़ पे कि उनकी एनिवर्सरी है, तो क्राउड भी इस अब तो कह सकते हैं पावर कपल को, क्योंकि पावर एक्चुअल में पावर में ही आ गए हैं, एक क्रिएटिव का हेड है और बाकी को CEO की आपको पता है पोजीशन पर स्टेफनी मैकमैन है, तो हमारी तरफ से भी इनको हैप्पी एनिवर्सरी। बाकी स्टोरी लाइन्स में तो दोनों ने दबा के गुल खिलाए, इस बात से भी हम दूर नहीं जा सकते। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं तो ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर बड़े सीरियस प्लान्स है WWE के। तो रिपोर्ट्स के थ्रू हमको ये पता लग रहा है कि WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक बड़े सुपरस्टार बनाने की तरफ बिल्ड कर रही है, एंड शायद उसी में एक स्टोरी लाइन उनकी ओमॉस के साथ भी है, और शायद इस स्टोरी के साथ आपको एक स्पॉइलर भी मिल जाएगा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन शायद विक्टोरियस बनने वाले हैं ओमॉस के सामने, क्योंकि रिपोर्ट यह है कि WWE एक स्टैब्लिश सुपरस्टार मॉन्स्टर जायंट ब्रॉन स्ट्रोमैन को बनाने वाली है दोबारा से जैसे वो पहले थे, ताकि इन फ्यूचर वो रोमन रेंज को चैलेंज कर सके टाइटल्स के लिए। इवन ये कुछ ऐसी स्टोरी लाइन हो सकती है आगे जाके कि WWE ये पूरी ब्लड लाइन को ब्रॉन स्ट्रोमैन के अगेंस्ट लगाए। अब ये रिपोर्ट इतनी डिटेल में कैसे आगे मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है इसके ऊपर कि WWE ये भी कंसिडर कर रही है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन रॉयल रंबल के लास्ट के जो 4 पार्टिसिपेंट है, जो लास्ट के 4 बंदे बचते हैं उसमें होंगे, ऐसा भी WWE अभी से रॉयल रंबल के लिए प्लान कर रही है। अब थोड़ा सा मेरे लिए ये अजीब है क्योंकि अभी से इतनी ज़्यादा डिटेल में अंदर की बात सामने आई है, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा गड़बड़ सा मामला लग रहा है। बट हाँ, ये जरूर मान सकते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE स्टैब्लिश करेगी और शायद ओमॉस के साथ फ्यूड देने का शायद WWE का ये मतलब हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके बिल्कुल काउंटर में चीज़ें तब हो जाएंगी अगर ओमॉस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा दिया। बट फिलहाल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE बड़ा सुपरस्टार बनाएगी और उसके बाद रोमन रेंज के सामने वो उतरेंगे चैंपियनशिप के लिए। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि फिलहाल तो रोमन रेंज से कोई भी चैंपियनशिप नहीं लेने वाला, चाहे वो कोई भी बंदा आ जाए, क्या चाहे वो कोई कितना बड़ा सोशल मीडिया का सेलिब्रिटी आ जाए, उनके पास फिलहाल चैंपियनशिप रहने वाली है। एंड इस फ्यूड को रिविजिट करना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपने पहले से 2016-17 में हुई थी ना शायद ब्रॉन स्ट्रोमैन रोमन रेंज की फ्यूड, कितने सारे इनके बीच मैचेस थे, और ब्रॉन स्ट्रोमैन खुद कहते हैं कि मेरा अब तक का ग्रेटेस्ट राइवल रोमन रेंज ही रहा है। तो अब नए इस कैरेक्टर में चेंज के साथ और भी ज़्यादा फिट होने के बाद, रीपैकेज ही कहूँगा मैं WWE ने उनको किया रिलीज करने के बाद, देखते हैं अब अगर ये फ्यूड करते हैं तो हमको इसको देखने में कितना मजा आएगा। आप मुझे बताना कमेंट में कि आपको ये वीडियो देख के कितना मजा आया। वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।